हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14 रेडियो धर्मिता के सूत्र। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। आइए सूत्र शुरू करते हैं। आइए सूत्र नंबर 1 पर आते हैं। चलो, सूत्र नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों तथा बीटा कणों का आवेश। सूत्र नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों तथा बीटा कणों का आवेश क्यों बराबर माइनस के 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। सूत्र नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों तथा बीटा कणों का आवेश क्यों बराबर माइनस के 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीटा कण होते हैं उनका सेम आवेश होता है, उन पर आवेश क्या होता है, सेम होता है, और दोनों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। सूत्र नंबर 2, अल्फा कणों का आवेश। सूत्र नंबर 2 क्या है, अल्फा कणों का आवेश क्यों बराबर प्लस के 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। क्यों बराबर प्लस के 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब क्यों बराबर जो होता है, यानी कि अल्फा का जो आवेश होता है, अल्फा कणों का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों का 2 गुना होता है, परंतु जो अल्फा कण होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो बीटा कण होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, जबकि अल्फा कण क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और अल्फा कणों पर उपस्थित आवेश बीटा कणों पर उपस्थित आवेश का 2 गुना होता है। सूत्र नंबर 3, जबकि और हाँ, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण दोनों पर ऋण आवेश होता है और सेम आवेश होता है। सूत्र नंबर 3, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m बराबर 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का है। अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट करके बताए हमें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और हाँ, अगर कोई नहीं जानता है तो वो भी बता दे, फिर मैं क्या है कि उसके लिए मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं पता है तुम्हें। और अगर किसी को पता है तो वो बताए जरूर, कमेंट जरूर करे कि न्यूट्रॉन और तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। सूत्र नंबर 4, अल्फा कण का द्रव्यमान। सूत्र नंबर 4, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है अल्फा कण का द्रव्यमान, m बराबर 6.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करे। आइए सूत्र नंबर 5 पर, और न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान को कमेंट करके बताएं कि कितना होता है। सूत्र नंबर 5, अल्फा 6 या विघटन। सूत्र नंबर 5, अल्फा 6 या विघटन। अल्फा 6 यानी कि अल्फा विघटन। अब कोई परमाणु है x जो कि सूत्र में दिखाई दे रहा है, कोई परमाणु क्या है x जो सूत्र में दिखाई दे रहा है। जो z है यह है इसका परमाणु क्रमांक, जो z है वो क्या है, परमाणु क्रमांक, और a क्या है, यह है परमाणु भार। कोई परमाणु कुछ भी A to Z कुछ भी ले सकते हो, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक Z और परमाणु भार A। तो जो Z है वो हो गया इसका परमाणु क्रमांक, A हो गया परमाणु भार। जब किसी भी परमाणु में से कोई अल्फा कण निकलता है, किसी भी परमाणु में से कोई अल्फा कण निकलता है, जैसे ये निकला माइनस अल्फा कण, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तथा परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी हो जाती है। एक परमाणु है x, जब उससे अल्फा कण निकला उससे क्या बना,
वाई बना। क्या बना? ये वाई बना। जो परमाणु क्रमांक है जेड, उसमें तो 2 यूनिट की कमी होगी, और जो परमाणु भार है ए, उसमें 4 यूनिट की कमी होगी। और हीलियम ये हो गया 2He4। 2He4 हीलियम को ही परमाणु अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु को ही, हीलियम को ही क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम और अल्फा कण का क्या प्रतीक हो गया? 2He4। समझ में आया इतना? चलो सूत्र नंबर इसी का ही है ये। अल्फा कणों की संख्या, मान लीजिए हमें ये देखना है कि कितने अल्फा कण निकले हैं किसी भी परमाणु के विघटन में। तो उसके लिए क्या करते हैं? अल्फा कणों की संख्या n बराबर परमाणु भारों का अंतर बटे 4। परमाणु भारों का अंतर बटे 4। परमाणु भार क्या होंगे? ए, ये जो है ए इधर से, और बटे 4। सूत्र नंबर 6, बीटा कणों का क्षय या विघटन। बीटा कणों का क्षय या विघटन, यानी कि कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु से बीटा कण निकलता है तो क्या होता है। एक परमाणु क्रमांक है जेड, एक परमाणु क्रमांक है जेड, कोई परमाणु है एक्स जिसका परमाणु क्रमांक जेड और परमाणु भार क्या है ए। उससे क्या निकल गया? बीटा कण निकल गया। क्या निकल गए? बीटा कण। ये माइनस लगाया है। माइनस किस लिए लगाया? जिससे कि पता लग जाए कि बीटा कण क्या क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो ये बीटा कण निकल गए। तो फिर क्या होगा? नया परमाणु बनेगा वाई। तो परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि। जब किसी परमाणु से बीटा कण निकलते हैं तो परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो परमाणु भार ए है यहां था, वही परमाणु भार ए इधर है। और ये प्रतीक किसका है? माइनस बीटा, -1 बीटा इंटू 0 की पावर 0। ये है बीटा कणों का। ये किसका प्रतीक है? बीटा कणों का। ये जो है ये बीटा कण का प्रतीक है। और जो नया परमाणु बनेगा वो होगा वाई, Z+1 और A। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये क्या है, ये जो है इसका नाम क्या है। और अगर पता है तो भी बताना है, और नहीं पता है तो भी बताना है कि हमें नहीं पता है सर। ठीक है। अब आइए, जैसे अब ये बीटा कण निकले, जैसे अल्फा कण निकले थे इसी प्रकार बीटा कण निकले हैं। अब बीटा कणों की संख्या कैसे निकाल लेंगे? देखिए, पहले बीटा कणों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? n बराबर 2 गुना अल्फा कणों की संख्या, 2 गुना अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु क्रमांकों का अंतर। बीटा कण की संख्या है n बराबर 2 गुना अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु क्रमांकों का अंतर। जो अल्फा कणों की संख्या तुमने निकाल ली पहले वाले सूत्र से, ये लिख रहा है n बराबर ऊपर परमाणु भारों का अंतर बटे 4, इसी से निकालना है। पहले अल्फा कणों की संख्या निकालने के बाद फिर बीटा कणों की संख्या निकालते हैं। n बराबर 2 गुना अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु क्रमांकों का अंतर। ठीक है, इतना आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 6 पर, 6 हो गया, 7 पर आइए। रेडियो एक्टिव 6 का एसआई मात्रक, रेडियो एक्टिव 6 या विघटन का एसआई मात्रक क्या होता है? बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल। रेडियो एक्टिव 6 का एसआई मात्रक क्या होता है? बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? बैकुरल। और मुख्य मात्रक क्या होता है? मुख्य मात्रक होता है क्यूरी। मुख्य मात्रक क्या होता है? क्यूरी। और एक क्यूरी बराबर कितना होता है? 3.7 गुना 10 की घात 10 बैकुरल। एक क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 की घात 10 बैकुरल। जेड बराबर, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। जेड बराबर क्या था? परमाणु क्रमांक। ये मैंने बता दिया जेड बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ए बराबर परमाणु भार
और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र भाई, इस चैप्टर का 1 नंबर के लिए सबसे ज्यादा सूत्र इंपोर्टेंट है ये, और इसका नियम भी पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, रेडियो एक्टिव 6 के लिए रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, ये क्या है लैम्बडा टी, n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, ठीक है। जहां n बराबर शेष मात्रा, जहां n बराबर शेष मात्रा, n0 बराबर प्रारंभिक मात्रा, n0 बराबर प्रारंभिक मात्रा और t बराबर समय, और लैम्बडा बराबर 6 नियतांक, लैम्बडा बराबर क्या है 6 नियतांक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर लैम्बडा 6 नियतांक। इस चैप्टर में अगर 6 इससे सोडी के नियम से कुछ पूछा जाता है तो एक लैम्बडा के बारे में और एक इस नियम के बारे में, वरना इस चैप्टर के 1 नंबर का सूत्र एज इट इज बिल्कुल इसी रूप में पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम का गणितीय रूप लिखो। सूत्र नंबर 9, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। इस चैप्टर, इस सूत्र पे जो है सवाल है इस चैप्टर में, इसी सूत्र पर जो 9 और 10 है ना, इसी पर क्या है सूत्र पर सवाल है। इसमें न्यूमेरिकल जितने भी हैं 90% इसी सूत्र पर आधारित है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या होती है, R बराबर R0 1/2 की पावर छोटा n, R बराबर R0 इंटू 1/2 की पावर छोटा n। सेम यही सूत्र है रेडियो एक्टिव 6 या विघटन की शेष मात्रा का सूत्र, सेम यही है रेडियो एक्टिव 6 या विघटन, रेडियो एक्टिव 6 या विघटन। n बराबर n0 1/2 की पावर छोटा n, n बराबर n0 इंटू 1/2 की पावर छोटा n, छोटा n। अब यहां ये देख लो, समझ लो क्या क्या है। जहां n बराबर क्या है अर्धायुकाल की संख्या, जहां n बराबर क्या है अर्धायुकाल की संख्या, n0 क्या है प्रारंभिक मात्रा, n0 बराबर प्रारंभिक मात्रा, n बराबर शेष मात्रा, ऐसे ही R0 बराबर प्रारंभिक मात्रा और R बराबर अंतिम मात्रा। अब यहां आ जाओ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। टो बराबर छोटा n गुना टी हाफ, टी हाफ। टो क्या है औसत आयु, टो क्या है औसत आयु, और टी हाफ क्या है अर्ध आयु काल। तो सूत्र क्या हुआ, औसत आयु तथा अर्धायु काल में संबंध। n क्या है अर्धायु कालों की संख्या, तो टो बराबर n गुना टी हाफ। अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो इस सूत्र को जरूर याद कर लियो, इस सूत्र के बिना एक भी न्यूमेरिकल नहीं होने का। तो टो बराबर n गुना टी हाफ, टो औसत आयु और टी हाफ अर्धायु। इस चीज को आगे समझ लो। आइए सूत्र नंबर 11 पर, सक्रियता तथा विघटन में संबंध, सक्रियता तथा विघटन में संबंध। सक्रियता क्या है R और विघटन क्या है N। तो R या N एक ही बात होती है, एक दूसरे के प्रपोजनल होते हैं, या तो विघटन कह दो या सक्रियता कह दो, बात एक ही है। या R बराबर लैम्बडा n या R बराबर लैम्बडा n। अब लैम्बडा बताया था मैंने क्या है 6 नियतांक, लैम्बडा क्या है 6 नियतांक, और n विघटन या 6 और R सक्रियता। सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 12, ये सूत्र जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट के जितने भी है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अर्धायुकाल तथा 6 नियतांक में संबंध, अर्धायुकाल तथा 6 नियतांक में संबंध। तो अर्धायुकाल क्या होगी टी हाफ, टी हाफ भी लिख सकते हो, छोटा टी भी लिख सकते हो,
कोई बात नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो टी हाफ बराबर 0.693 0.693 बटे लैम्बडा। टी हाफ बराबर क्या है? 0.693 बटे लैम्बडा। और ये सूत्र एज इट इज एक नंबर का न्यूमेरिकल के तौर पर बिल्कुल ऐसा का ही ऐसा मिलेगा। केवल इसमें लैम्बडा का मान रखना होगा या टी हाफ का। और तो और केवल एक नंबर में ये सूत्र भी पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में सूत्र पूछे जाते हैं। तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे लैम्बडा। तो ये क्या है? अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध। अब क्या है? औसत आयु टो बराबर 1/लैम्बडा। औसत आयु टो बराबर 1/लैम्बडा। अब लैम्बडा क्या है? 6 नियतांक बता दिया। अब एक और क्वेश्चन है, औसत आयु तथा अर्धायु काल में संबंध। औसत आयु तथा अर्धायु काल में संबंध। टो बराबर क्या है? औसत आयु। टो बराबर 1.443 गुना टी हाफ। टी हाफ क्या है? अर्धायु। टी हाफ क्या है? अर्धायु काल। और टो क्या? औसत आयु। टो क्या है? औसत आयु। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। एक बार फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।